पुर्तगाल क्या आपको रहना चाहिए? पुर्तगाल के अंदर आर्टिकल 88 या 89 जो रिवोक हो गए हैं, क्या ये दोबारा ओपन होंगे? पुर्तगाल की इमिग्रेशन क्या सबके लिए बंद हो गई है? पुर्तगाल क्या आपको आना चाहिए अब या नहीं आना चाहिए? बहुत से लोग हैं जो टूरिस्ट वीज़ा लेके बैठे हुए हैं और कह रहे हैं हम आ रहे थे, प्लान कर रहे थे, अब हमारा क्या बनेगा? वो लोग जो यहाँ पुर्तगाल में आगे हुए हैं, वीज़ा एक्सपायर हो गया, फाइल लॉक नहीं हुई, वो स्टक हो गया, उनका क्या बनेगा? वीडियो का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक आपने लास्ट में देखना है, आपके बहुत ज्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, लोग सपोर्ट की बहुत बहुत जरूरत है। सबसे पहले सॉरी, आज वीडियो थोड़ी लेट बन रही है क्योंकि मैं ट्रैवलिंग पे था। लास्ट वीडियो मैंने अपडेट की थी आप लोग अपना कि मैं स्पेन में था, कुछ ऑफिशियल टूर था और कुछ फ्रेंड्स आए हुए थे यूके से, वो भी लॉयर्स हैं वहाँ पे, तो वो भी आए हुए थे। कोई मामला थे स्पेन में भी हमारे चलते रहते हैं, डिफरेंट कंट्रीज में चलते रहते हैं, आपसे इंशाल्लाह शेयर करते रहेंगे। अच्छा, हम बात करते हैं पुर्तगाल की इमिग्रेशन की। पहले तो बात करते हैं पुर्तगाल का। आपको जैसे पता है कि पुर्तगाल में पूरी दुनिया से लोग भर भर के आ रहे थे, तो ये तो काम होना ही था क्योंकि अभी जो पॉलिटिकल पार्टी अभी जो नहीं आई थी, ये एंटी इमिग्रेंट्स है, इमिग्रेंट्स के खिलाफ है और पॉलिसीज भी बड़ी स्ट्रिक्ट कर रहे हैं ये इमिग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये एक्सपेक्टेड था कि जैसे दुनिया आ रही है ये होना ही था। लेकिन इसमें जो लोग बेचारे यहाँ पे आ गए हैं, इन्होंने बड़ा प्लानिंग के साथ काम किया भाई, एक दिन का भी टाइम नहीं दिया। सुबह उन्होंने बिल पा डाला, उसके अंदर पहले ही उन्होंने पिछन बैग के ऊपर पूरा वर्क करके रखा हुआ था, और जैसे ही सुबह बिल डाला, शाम में साइन करके रात के 12 बजे उन्होंने जो है ना वो गुड्डी उड़ा दी, चलो भाई हल्ली बल्ली। तो खैर ये अच्छा तो नहीं हुआ जो ये आर्टिकल थी, इसमें काफी इलीगल इमिग्रेंट जो इमिग्रेंट जो डोंकी शोंकी लगा के आते थे, तो उनके लिए काफी हेल्प हो जाती थी रेजिडेंस परमिट लेने के लिए। लेकिन इसके अंदर अब काफी लोग फंस गए हैं जो बेचारे जिन्होंने प्लान किया हुआ था अपना वीजा लेके यहाँ पे आए हैं और वीजा एक्सपायर हो गया, निफनिस बन गए और फाइल लॉक कर पाए। और काफी लोग हैं जिनके पास वीजाज हैं और वो परेशान है, हम करें तो करके आपने प्लानिंग कर ली, पर बिजनेस बंद कर दिया, अपनी ये चीज बेच दी, अब हम पुर्तगाल आने के लिए तैयार थे। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो लोग खैर जो इलीगल है उनके लिए तो कोई ऑप्शन नहीं है, वो तो सिर्फ स्पेन वाला ऑप्शन उनके पास है, वो स्पेन ही जाके पदरमेंदो करवा सकते हैं और कुछ नहीं। और कोई उनके बेचारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, या कोई अजील जूल करें किसी कंट्री में जाके, तो वही है ऑप्शन उनके पास। बाकी जो लीगल लोग आ रहे हैं जिनके पास लीगल वीजा है और वीजा कम से कम 10 डेज की वैलिडिटी है, तो आपके पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस हैं। आप पुर्तगाल के अंदर जो है वो स्टक ना हो, आप किसी दूसरी कंट्री के अंदर आप अपना जो वर्क परमिट है उसमें कन्वर्ट करवा सकते हैं। बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं जो आपको, अगर आपको ये एम्प्लॉयर आपको अच्छा मिल जाए, बड़ी कंपनी मिल जाती है जो आपको कोई ऐसी एजेंसी, रिक्रूटिंग एजेंसी मिल जाती है जो आपको कोई जॉब कॉन्ट्रैक्ट अरेंज करवा देती है, और आप उस जॉब कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे अपना रेजिडेंस परमिट कंट्री में, जैसे माल्टा है, फिनलैंड है, डेनमार्क है, बड़ी बड़ी कंट्रीज के अंदर भी, लेकिन उनकी रिक्वायरमेंट थोड़ी हाई होती है। ये छोटी कंट्रीज के अंदर जरा इजी होता है, जैसे माल्टा हो गया, क्रोएशिया हो गया। वैसे मैं नेक्स्ट कल मेरी फ्लाइट है दोबारा फिर जर्मनी के लिए, और जर्मनी से फिर क्रोएशिया, क्रोएशिया से फिर माल्टा, माल्टा से फिर मैं फिनलैंड जा रहा हूँ। तो काफ़ी कंट्रीज़ का विज़िट है मेरा, और इसमें हम आपके लिए जो ऑथेंटिक जो इन्फॉर्मेशन और जो ग्राउंड रियलिटी बेस पे जो प्लान्स होते हैं, जैसे पुर्तगाल के अंदर प्लान से कि आप इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं, तो आपके लिए मैं इंशाल्लाह ज़रूर कुछ ऐसी चीज़ें फाइंड आउट करके तो आपके साथ इन्फॉर्मेशन ज़रूर शेयर करूँगा। क्योंकि सोशल मीडिया पर सिर्फ वर्क परमिट मिल रहा होता है, लेकिन जो इनसाइड द कंट्री जो चीज़ें चल रही होती हैं, इमिग्रेशन प्रोग्राम चल रहे होते हैं, वो बहुत कम लोगों को पता है, तो हमने उस पर वर्क करना है, तो आपके साथ शेयर करना है। अच्छा जी, पुर्तगाल के अंदर अब जो लोग आ गए जिनकी फाइल्स लॉक नहीं हुई है, वो क्या कर सकते हैं? अगर आप पुर्तगाल में लीगल एंट्री वीजा वैलिडिटी के अंदर एंट्री की है, फाइल लॉक नहीं हुई, तो सिर्फ आपके पास एक ऑप्शन है कि आप आर्टिकल 92 के अंदर अपना स्टूडेंट बेस के ऊपर आपका राइट्स है, आप अपना एडमिशन लेके किसी भी वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्स के अंदर, शॉर्ट कोर्स के अंदर, शॉर्ट कोर्स में मिनिमम 1 साल का कोर्स होना चाहिए, तो उसमें आप एडमिशन लेके तो आप अपना रेजिडेंस कार्ड आर्टिकल 92 के अंदर ले सकते हैं। बाकी आपके पास आर्टिकल 90 अगर लीगल एंट्री है और आपके पास 2,000 यूरो के अराउंड आपको सैलरी मिल जाती है, 1700 कुछ मिनिमम सैलरी है, तो आप आर्टिकल 90, ये तो बहुत रेयर होता है कि आप इस पे फॉल करें, लेकिन बहुत से लोग आपको चूना लगाने की कोशिश करेंगे, तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। मेरे ख्याल से 92 जो है स्टूडेंट बेस वाला, वो ज़्यादा बेहतर है। उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसके अलावा अगर आप कहें जी हमारे ये भी दोनों नहीं करने, तो फिर आपका यहाँ पे पुर्तगाल में बैठ के टाइम वेस्ट करना फजूल है। आप बेहतर है किसी और कंट्री निकल जाए, यहाँ तो पैसा भी नहीं है और दूसरे फिर आपके लिए यहाँ पे ऑप्शन भी नहीं है। यार देन आपके पास ऑप्शन बचता है असाइलम कर लें आप यहाँ पे। असाइलम मैं रिकमेंड नहीं करता किसी को, असाइलम करेंगे भी तो आपको यहाँ कुछ नहीं मिलने।
मिलने वाला, क्योंकि पुर्तगाल में इतने कुछ बेनिफिट्स नहीं मिलते। पुर्तगाल के अंदर जो दूसरे आर्टिकल्स हैं, उनके अंदर कोई इफ़ेक्ट नहीं किया इस लॉ ने, सिर्फ़ जो बंद किया है आर्टिकल 80 और 89 वाले किए हैं। इन फ्यूचर शायद दूसरे आर्टिकल्स के अंदर भी ये चेंजिंग्स कर सकते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख़्याल करेंगे, ये 2 ही थे। लेकिन इनके प्रेज़िडेंट ने कहा है कि जी भई ये जो बंद किया फाइल लॉक वाला सिस्टम, ये टेम्परेरी होना चाहिए। तो मेरा अपना ख़्याल है ये टेम्परेरी तो नहीं होगा। 2017-18 में भी इमिग्रेशन 15 से बाद 15 के बाद जो है इन्होंने झटका मारा था, इमिग्रेशन टोटली बंद कर दी थी, पेपर बंद कर दिए थे। फिर ये 18 में जाके ओपन हुई थी दोबारा, 18 के मिड में जाके उन्होंने डॉक्यूमेंट्स जो ये प्रोग्राम थे, ये आर्टिकल्स थे, ये दोबारा ओपन किए थे। तो इसी तरह जी अभी लोग ये समझ रहे हैं कि शायद ये दोबारा फिर ओपन होंगे, तो हो भी सकता है कि ये जो 4 लाख पेंडिंग केसेज़ हैं, इनको जो है ये क्लियर करके दोबारा फिर कुछ ना कुछ करें। लेकिन मेरा जो हर बंदे का अपना ओपिनियन होता है, आप भी अपना ओपिनियन कमेंट्स के अंदर लाज़मी दिया करें, ताकि जो लोग उधर कमेंट्स पढ़ने वाले होते हैं, आपके ओपिनियन से उनको भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन, मोटिवेशन जो भी हेल्प हो सके। तो मेरा अपना ओपिनियन है शायद ये नहीं करेंगे, मुझे क्यों लगता है ऐसा, क्योंकि इनका जो मेन फोकस होगा जॉब सीकर वीज़ा को प्रमोट करके, या मे बी ये काइंड ऑफ कोई नया वीज़ा लॉन्च करते हैं, या जो वर्क परमिट की कैटेगरीज़ है उनके अंदर जो है वो चीज़ें ऐड ऑन कर दें। जैसे आप पहले वर्क परमिट है वो एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन या दूसरी तीसरी ये जो लेबर कैटेगरी के जो होते हैं उनके अंदर ही आप अप्लाई कर सकते थे। लेकिन मेरा ख्याल है ये वर्क परमिट के अंदर ये दूसरी जैसे कंपनीज़ हैं, जैसे दूसरी बड़ी कंपनीज़ जो रेस्टोरेंट्स होते हैं, या दूसरी कंपनीज़ कह लें ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज़ हैं, शायद उन कंपनीज़ को भी शायद ऐड कर सकते हैं कि वो कंपनीज़ भी वर्क परमिट पे बंदा बुला सकती हैं। शायद ये मेरा ख्याल है। बाकी आपका जो ख्याल है वो कीजिएगा, क्योंकि इन्होंने फोकस करना है, अब इनको स्किल्ड वर्कर चाहिए, अच्छे काम करने वाले, उस ऑफिसेज़ में काम करने लोग चाहिए। ये फर्स्ट प्रायोरिटी है सीपीएलपी कंट्रीज़ है जो पुर्तगीज़ स्पीकिंग है। तो अगर आप पुर्तगीज़ सीख लेते हैं तो भई वेल एंड गुड, अगर आप आ रहा है तो थोड़ा-सा तो एफर्ट्स लगानी पड़ती हैं। मेरा अपना ख्याल है वर्क परमिट की कैटेगरीज़ के अंदर जो है ना ये चीज़ें चेंज करेंगे और ये चीज़ें ऐड करेंगे। जैसे दूसरी कंट्रीज़ के अंदर आप दूसरे या रेस्टोरेंट के ऊपर भी आप बंदा बुला सकते हैं। लेकिन पुर्तगाल में ऐसे नहीं है, पुर्तगाल में आप वो बंदा रेस्टोरेंट वाले बंदा नहीं बुला सकते, क्योंकि एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन, फैक्ट्री वर्क, इस तरह की 4-5 कैटेगरीज़ में सिर्फ़ आप बंदे को स्पॉन्सर करके बुला सकते हैं। तो भई पुर्तगाल के अंदर इस टाइम आपका बैठना फ़िज़ूल है, अगर आपकी फ़ाइल लॉक नहीं हुई। इल्लीगल लोग हैं जो है सारे, कई लोग कहते हैं भई आप क्यों, अब पुर्तगाल का ये हो गया तो आप स्पेन, देखिए रास्ता दिखाना, इन्फॉर्मेशन देना हमारा फ़र्ज़ है। बाकी आपने उसको एग्ज़ीक्यूट करना वो आपके ऊपर है। स्पेन में पाद्रोमिएंतो है, वहाँ जाके पाद्रोमिएंतो करवाएँ 3 साल, उसका हर कंट्री का अपना एक इमिग्रेशन प्रोग्राम डिफरेंट होता है। तो स्पेन के अंदर जो है वो 3 साल आपको पहले पाद्रोमिएंतो पे रहना पड़ता है, 3 साल के बाद फिर जाके वहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट माफ़िया वहाँ पे बहुत सरगर्म है। 8-10 हज़ार यूरो का कॉन्ट्रैक्ट खरीदो, फिर उस पे टैक्स पे करो, फिर जाके 1 साल का कार्ड मिलता है। तो पुर्तगाल का थोड़ा तो ख़ैर यहाँ पे तो इसके इमिग्रेशन के प्रोग्राम बड़े अच्छे थे, लेकिन अभी ख़ैर उन्होंने जो है ना वाट लगा दी सबकी, प्रोग्राम तो बढ़ गया, वो वाला सीन हो गया, एकदम से उन्होंने छक्का मार दिया। तो ये थी इन्फॉर्मेशन की मोटिवेशन कि आपने पुर्तगाल के अंदर नहीं बैठना। पुर्तगाल के अलावा आप अगर लीगल एंट्री के साथ आ रहे हैं, तो पुर्तगाल के अलावा भी बहुत सी शेंजन की कंट्रीज़ हैं, जो 5 साल में आपको पीआर दे देती हैं और जल्दी पासपोर्ट भी ऑफ़र करती हैं। लेकिन वही मेन रिक्वायरमेंट होती है, कोई लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। बहुत सी कंट्रीज़ हैं जो मैंने फाइंड आउट की हुई हैं, उस पे मैंने रिसर्च की हुई है। अब जैसे जर्मन है, जर्मनी में आप 3 साल बाद पासपोर्ट अप्लाई करा, अगर C1 लेवल का सर्टिफिकेट आप जर्मन सीख लेते हैं बोलनी, तो आप 3 साल बाद भी आप जर्मनी का पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत सी कंट्रीज़ है जहाँ पे आप जल्दी पासपोर्ट, ज़रूरी नहीं पुर्तगाल के लिए ही आपने बैठे रहना है यहाँ पे। तो अगर आप लीगल वीज़ा पे आ रहे हैं, तो दूसरी कंट्रीज़ एक दफ़ा नज़र घुमाएँ, बहुत सी चीज़ें, बहुत से ऑप्शंस हैं आपके पास, जिसमें आप जाके फैमिली को सेटल करने वाले ऑप्शंस बहुत हैं, और कई ऐसी जगह हैं, कंट्रीज़ हैं जहाँ पे 2-2 हज़ार मिनिमम सैलरी आपको मिल सकती है, अगर आप लीगल वीज़ा के ऊपर आ रहे हैं। तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसी को ही आप फिनिश करते हैं। कल हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं जर्मनी, जर्मनी से कुछ आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे आपके साथ। फिर हमारा ट्रैवल है क्रोएशिया, क्रोएशिया में हमारे डॉक्यूमेंट भी काफ़ी ज़्यादा लग के आ गए हैं, उस सिलसिले में जा रहा हूँ। फिर माल्टा, माल्टा से फ़िनलैंड, इंशाल्लाह साथ को अपडेट करते रहेंगे। मेरा बहुत सारा ख्याल है कि वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट लाज़मी कर दें, कमेंट करने हौसला अफ़ज़ाई होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जी। अल्लाह हाफ़िज़।